11 का क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन वाज 0.1, 0.08 एंड 0.067 मोल लीटर इनवर्स आफ्टर इतना इतना एंड इतना। मतलब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद और 3 घंटे के बाद हमसे बोलता है कि कंसंट्रेशन इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, यानी कि समय के साथ साथ कंसंट्रेशन घट रहा है ना। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, अब बेटा जी हमें यहाँ पे ऑर्डर के बारे में कमेंट करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखो बेटा जी, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन हिट एंड ट्रायल। आपको इसके साथ का जो भी हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है, उसके लिए तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉज मालूम होने चाहिए, जीरो का, फर्स्ट का, सेकंड का, है ना। उसके बेसिस पे आप वैल्यूज को इनपुट करेंगे और अपने आंसर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यू हैव अ मिनट टू ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। चलिए जल्दी से आ जाइए भाई, सो रहे हो सब लोग क्या? डू नॉट स्लीप, वेक अप, क्लास हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उठा दीजिए उनको, क्लास शुरू हो चुका है। टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से क्लास में आ जाइए। ठीक है, एंड ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज, हरी अप। ऑलराइटी, देखते हैं कि आप लोगों ने कोई आंसर दिया कि नहीं दिया। नो, आई कैन नॉट सी एनी आंसर। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। देखो जी, अगर मैं सारे के सारे डेटा को आमने सामने लिखता हूं, सो मैं यहां पर एक टेबल बना सकता हूं कंसंट्रेशन का, और यहां पर उसके साथ का जो टाइम दिया हुआ है, आवर्स में टाइम दिया हुआ है। सबसे पहले मेरी कंसंट्रेशन थी 0.1, जिसमें हमारा टाइम था 1 आवर, यानी कि 1 आवर के बाद कंसंट्रेशन इतनी हो जाती थी। उसके बाद मेरी कंसंट्रेशन घट के हो गई 0.08, कितने पे? सेकेंड आवर पे। और फिर कंसंट्रेशन घट के हो गए 0.067। ठीक है, ये हो गई हमारे पास थर्ड आवर पे। ये सारा का सारा डेटा हमें दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन का हमारे पास ये डेटा आता है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि अबव डेटा जो है वो कौन सी इक्वेशन में फिट होता है। अब इसको देखो बेटा जी, आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। अगर मैं सारे के सारे इक्वेशंस को यहां पर लिखता हूं, मैं एक बार आपको बता भी दूंगा कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। सो इफ आई राइट ऑल द, एक सेकेंड, हाँ इधर पेज ऐड कर दिया। सो इफ आई राइट ऑल द इक्वेशंस, आपको सारी के सारी इक्वेशंस का आइडिया होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अगर बेटा जी मैं बात करता हूं, जीरो ऑर्डर के लिए बात करता हूं, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, है ना। सो हमें पता है कि इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, kt इज इक्वल्स टू a नॉट माइनस a। सो k आ जाएगा हमारे पास a नॉट माइनस a बाय में t। सही सही बात है। अब a नॉट माइनस a की बजाय आप मतलब a2 माइनस a1 भी कर सकते हो, और उसकी जगह पे t भी कर सकते हो, मतलब डेल्टा t भी कर सकते हो। वो तो आप मॉडिफिकेशन इक्वेशन के अंदर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेसिकली आपको 3 डेटा के रिस्पेक्ट में चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका k कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। सो ये आपने चेक करना है। आप एक को ही चेक कर लो, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं, तो फर्स्ट ऑर्डर में किस तरीके से रहता है। फर्स्ट ऑर्डर में आई नो वेरी वेल दैट k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t log of a नॉट बाय a। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड ऑर्डर, सारे के सारे ऑर्डर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन की बात करता हूं, तो सेकंड ऑर्डर में हमारे पास क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मैंने कंसीडर कर लिया, a गिविंग मी p, सो इट इज द a 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a। मतलब यहां पे मैंने लिया टाइम t2 के लिए, यहां मैंने टाइम ले लिया t1 के लिए। वही आप एक जगह a और एक जगह a नॉट ले सकते हो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। आई होप इट इज क्लियर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पे आप इसकी जगह पे t2 माइनस t1 ले सकते हो। अब उसके बाद यहां और सामने क्या लिख सकते हो, सामने कैन बी रिटन एज डेल्टा t इंटू k। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। यू कैन डायरेक्टली यूज सच एन एक्सप्रेशन। सो बेसिकली बेटा जी 3 एक्सप्रेशन आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला,
है ना। अब आपको देखो मैंने तो ये सॉल्व कर रखा है तो मुझे मालूम है कि ये वाला जो अबव डेटा है दैट इज गोइंग इनटू फिट इनटू द सेकंड ऑर्डर, और आप लोगों की वजह, आप लोगों से भी मुझे आंसर्स मिल रहे हैं 333 आप लोग आंसर कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज ये जो डेटा है ये सेकंड ऑर्डर में फिट हो रहा है। अब कैसे कंफर्म हुआ मैंने मेरे को, तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब मेरे को जो डेटा दे रखा है सही है, मैंने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको डेटा सेट 2 बोल दिया, इसको डेटा सेट 3 बोल दिया। सबसे पहले मैंने 1 और 2 के लिए किया, फिर मैंने 1 और 3 के लिए किया। जैसे ही मैं दोनों के लिए करूंगा आपको समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं। चलो मैं एक के लिए करके दिखा देता हूं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फॉर इक्वेशन फॉर डेटा 1 एंड डेटा 2, अगर मैं इन दोनों के लिए करता हूं सो 1 अपॉन, देखो यहां पे a ऑफ t2 क्या हो जाएगा, a ऑफ t2 इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन जो हमारी बात की आ रही है दैट इज 0.08, so this is 0.08 minus 1 upon 0.1 is equals to, टाइम चेंज कितना आ जाएगा, अरे 1 का ही तो आ जाएगा क्योंकि 2 minus 1 1 ही होता है, एंड k यहां से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। सो इफ आई फाइंड k फ्रॉम हियर, k का जो वैल्यू यहां से निकल करके आएगा दैट इज समवेयर नियर 2.5 मोलर इनवर्स आवर इनवर्स। k एक बार ऐसे आ गया, और सिमिलरली फिर आप क्या यूज कर सकते हो, डेटा 1 एंड 3 यूज कर सकते हो, k अगेन आपका कांस्टेंट आ जाएगा। सो फॉर डेटा 1 एंड 3 फिर से आप अगर k को सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2.5 मोलर इनवर्स आवर इनवर्स। अब इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे क्लियरली ये पता चला बच्चों कि यहां पर आपने ध्यान में रखना है कि दोनों ही बार में जो k की वैल्यू आ रही है, एक बार ये वाली और एक बार ये वाली, ये किस वाली इक्वेशन से आ रही है, सेकंड ऑर्डर वाली इक्वेशन से आ रही है। तो यानी कि हमारा जो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा दैट हैज टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट हैज टू बी इक्वल्स टू 2। समझ में आई आपको अप्रोच, किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। कल भी मैंने सेकंड ऑर्डर के बारे में बात की थी तो उसी हिसाब से हमने इसको कर लिया, ठीक है भाई। ओके अगेन हेलो बच्चों, हाय वंस अगेन, हाय हाय, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी भी जाग रहे हो आप सो के, चलो जल्दी से आ जाओ बच्चों। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कायरल एकेडमी। बेटा जी आज हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस जो कि CSIR में आए हुए हैं, ठीक है ठीक है। देखो बेटा जी बहुत सारे अपकमिंग में आओ तो क्या कहना चाहते हो आप, अलोन बॉय, ठीक है। चलिए सबको आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का। सो व्हाट वाज आई ट्राइंग टू से कि देखो CSIR के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिक से बिलोंग करते हैं, समझ में आया। आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवांस टॉपिक्स हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप एकदम बेसिक टॉपिक्स को भूल जाओगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि IIT जैम वाले ही कॉमन है, और उनको पढ़ के भी आप काफी हद तक बढ़िया स्कोर कर सकते हो। आई नो मेनी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आई नो मेनी पीपल जिन्होंने IIT जैम देखी एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द JRF, है ना। मतलब नॉट विद द वेरी एडवांस नॉलेज बट विद द वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक नॉलेज, है ना। सो आप लोग भी अगर अपना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हो ना तो एग्जाम क्वालिफाई होगा तुमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस पढ़ना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो ओके नाउ ऑल ऑफ यू आर रेडी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चीज, ठीक है। आई थिंक यहां तक बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगले चीज की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू डू हियर इज दिस वन, ठीक है। आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। चलो क्वेश्चन कहता है एट एनी टेम्परेचर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ड्यूटेरियम एंड टाइटेनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम रिस्पेक्टिवली करेक्ट स्टेटमेंट इज। देखो पहले हमने HCl लिया, F के साथ रिएक्ट करा, DCl लिया और TCl लिया। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, बेसिकली मैं यहाँ पर हेवियर आइसोटोप की तरफ मूव कर रहा हूं। तो कहता है कि जैसे जैसे हम लोग, अगर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, A B C को अगर हम कमेंट करना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन तो हम कैसे कमेंट कर सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज ट्राई इट आउट, हरी अप।
ओके ओके फाइन, ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आई शुड लुक एट योर कमेंट। समझ सर बहुत क्या चीज का हो रहा है पढ़ाई, ए इज राइट, समझ। ओके, अलोन बॉय, if you want to stay in the class you can stay, if you just want to put any random comments you better leave बेटा, ठीक है। there is no need of such things, है ना। यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स कर रहे हैं फॉर CSIR नेट, है ना। सो आई थिंक विच इज बियॉन्ड योर लेवल फॉर द टाइमिंग। सो आपको अगर रुकना है, सो वी आर प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस, लास्ट ईयर क्वेश्चन PYQ ऑफ CSIR नेट, ठीक है। उसमें हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक्स कर रहे हैं एंड टुडेज टॉपिक इज केमिकल काइनेटिक्स, है ना। अगर आपको स्टार्टिंग से देखना है तो कल हमारा लेक्चर नंबर 1 हुआ था केमिकल काइनेटिक्स का। गो टू दैट वीडियो फर्स्ट एंड डू वॉच दैट फर्स्ट, ओके, एंड देन यू कैन कम हियर, ओके बेटा, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने मुझे आंसर दिया, देखो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना ये क्वेश्चन। सो यहां पर देखो बेटा जी, क्वेश्चन वाज वेरी इजी। यहां पे क्वेश्चन की सेंस क्या कहती है? क्वेश्चन की सेंस हमें ये बोल रही थी कि HCl, DCl और TCl। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, मैं हेवियर आइसोटोप की तरफ जा रहा हूं, है ना। हेवियर आइसोटोप का मतलब ही क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब भी कभी हम लोग हेवियर आइसोटोप लेते हैं ना, हेवियर आइसोटोप का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे कि मान के चलिए एक HCl है, एक DCl है और एक TCl है। इसके लिए इसके अंदर जो सबसे डिफिकल्ट बॉन्ड तोड़ना हो जाएगा वो TCl का बॉन्ड हो जाएगा। अब अगर TCl का बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है, अगर TCl का बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो यानी कि सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा? HCl का। और आई कैन सी वेरी वेल इन द रिएक्शन कि यहां पर हमें H और Cl यानी कि हाइड्रोजन और Cl का बॉन्ड तो ब्रेक करना है। तो सबसे जल्दी बॉन्ड किसमें ब्रेक होगा? इन द फर्स्ट वाला। सो ए इज द फास्टेस्ट। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, वेरी गुड बच्चों। ए इज द फास्टेस्ट रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इनटू दिस, ओके जी। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का किसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, कोई भी डिफिकल्ट बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि आई एम रियलाइजिंग कि ना सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। सो एक बार ना सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ जो एक्सप्रेशंस है मेन वो मैं लिख देना चाहता हूं, क्योंकि देखो बेसिकली ना जैम लेवल तक वो ज्यादा फोकस करता है जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में, और नेट में वो सेकंड ऑर्डर से ज्यादा पूछना पसंद करता है। सो इसीलिए मैं सेकंड ऑर्डर के ना एक बार सारे एक्सप्रेशंस आप लोगों के लिए लिख देता हूं, क्योंकि देखो आपको सारे के सारे मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब हमारा आपको याद होगा कि सेकंड ऑर्डर का हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता था, मैं यहां पे बेटा जी आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि क्या क्या इसके अंदर एक्सप्रेशंस आते हैं और क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशन में हमारा जो फाइनली एक्सप्रेशन, मैं देखो डेराइव नहीं कर रहा हूं, कल की क्लास में मैंने डेराइव किया था। किसी को डेरिवेशन देखनी है तो गो बैक टू द यस्टरडेज लेक्चर। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन आता था हमारा 1/a - x, इसको अभी भी यूज किया हमने, 1/a इज इक्वल्स टू kt। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता था, ठीक है जी। या फिर इसको दूसरा तरीका क्या लिखने का, kt कैन ऑल्सो बी रिटन एज x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से मेरे को क्या समझना है, इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर बेटा जी यहाँ पे मैं k की बात करना चाहता हूं। सो k जो होता है, k हमारा अगेन रेट कांस्टेंट होता है। दिस k इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपको निकालना आता ही है। अच्छा, यूनिट से रिलेटेड भी आपको एक ट्रिक बताऊं बढ़िया सी, चलो मैं ऊपर लिख लेता हूं। मैं ना यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूं, और ना मेरे को मैं कल भी बताना चाह रहा था बट वो रह गया था। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, आपको पता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो रेट कांस्टेंट कब अपीयर होता है, जब भी हम लोग लिखते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर समथिंग, x ले लिया लेट्स सपोज मैंने, है ना। अब x कुछ भी हो सकता है, एंड आई नो वेरी वेल कि x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां पे हमें पता है ये जो x है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पे रेट को मैं कैसे लिख सकता हूं, रेट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू k इनटू a की पावर सब x, है ना। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से ना हमें क्या हेल्प मिलती है, दिस कंसेप्ट इज यूजफुल, दिस कंसेप्ट इज यूजफुल, यह यूजफुल होता है, यूजफुल इन फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे बेटा जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने में हमें थोड़ी सी मदद मिलती है। चलो आइए अब इसका मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कैसे हमने पता लगाया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना है, मान के चलो बेटा जी k की कुछ भी यूनिट आ रही है,
सारी डेराइव करने की जरूरत भी नहीं है आपको, वैसे तो कर सकते हो। के की जो भी यूनिट आ रही है, इसमें जो भी आ रहा है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे लीटर को देखो बस। किसको देखना आपने? लीटर को, और किसी को भी नहीं। लीटर की पावर लेट्स सपोज कुछ भी है, लीटर की पावर यहाँ पे एक नंबर है n। फोकस ऑन, ट्रिक क्या है बेटा जी? ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? फोकस ऑन पावर ऑफ लीटर। लीटर की पावर पे फोकस करो। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अगर लेट्स सपोज लीटर की पावर n है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली किसके बराबर होता है? n+1 के। ये ट्रिक आपने कभी नहीं भूलनी है। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी इसी ट्रिक की मदद से काम चला के हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लीटर की पावर पे फोकस करो। लीटर की जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सो ये ट्रिक का ध्यान में रखना। अब जैसे अगर मान के चलो मैं सेकंड ऑर्डर के लिए बात करता हूं, सेकंड ऑर्डर के लिए मेरी जो के की यूनिट आती है, सेकंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर मैं यहां बात करता हूं बेटा जी, सो के का जो यूनिट आता है यहां से निकल के, दैट इज लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आराम से डेराइव कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। अगर लेट्स सपोज आपको डेरिवेशन नहीं पता है तो कैसे करते हैं? R इज इक्वल्स टू के इंटू ए का स्क्वायर। R का यूनिट आपको पता है, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। के का यूनिट फाइंड आउट करना है, और ए का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, के का यूनिट आ जाएगा लीटर मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। सो बेटा जी यहां पर अगेन देखो, लीटर की पावर कितनी है? 1 है, बस खत्म। लीटर की पावर 1 है, सो यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1+1 बोले तो। क्या ये बात घुसी आपके दिमाग में कि नहीं घुसी? ठीक है भाई, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब सेकंड ऑर्डर को ही हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर के बारे में ही हम लोग जरा क्यों ना उसकी हाफ लाइफ डिस्कस कर लें। हाफ लाइफ, क्योंकि देखो सेकंड ऑर्डर के सारे एक्सप्रेशंस बहुत काम के, बार बार रेपिटेटिवली पूछ रहा है। आई एम सीइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकंड ऑर्डर, तो उसको एक बार प्लीज ढंग से पकड़ लो बेटा जी। जीरो और फर्स्ट से जैम में पूछता है, यहाँ पे सेकंड पे फोकस कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। अब अगर मैं इसकी हाफ लाइफ की बात करता हूं, तो इसका जो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगेन आई एम राइटिंग द डायरेक्ट एक्सप्रेशन, इट इज इक्वल्स टू 1/k इंटू ए। ये हमारा डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैंने कल ग्राफ भी डिस्कस कर लिए थे, यानी कि टी हाफ जो आएगा इस बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड भी नहीं करता, और सेकंड ऑर्डर में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो जाती है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, एक और चीज इसके अंदर हम लोग बता देते हैं आपको, दैट इज कॉल्ड एज, ये तो हो गई मेरी हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ के बाद एक चीज और पढ़ लो, क्वार्टर लाइफ। क्वार्टर लाइफ, ठीक है, डेराइव करने की बजाय आपको डायरेक्टली भी एक्सप्रेशन पता होगा तो अच्छा ही है तुम्हारे लिए। क्वार्टर लाइफ, क्वार्टर लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? क्वार्टर लाइफ का मतलब होगा कि जो a माइनस एक्स है ना आपकी बात, दैट इज इक्वल टू द 25% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? क्वार्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि क्वार्टर लाइफ का क्या मतलब है। हाँ जी भाई, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, यानी कि टी 75%, 25% और इनिशियल वैल्यू, तो यानी कि बचा हुआ कितना हुआ? ठीक है, तो यहां पे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, बहुत ही आसान है। अब यहां पे a माइनस एक्स को ये बोलता है, सो नेचुरल सी बात है ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 25/100 ऑफ क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू दी 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इट मींस 75a/100। ध्यान रखना, कहां पर 25a की बात हो रही है, कहां पर 75a की बात हो रही है। इसका जब आप फाइनली एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, जो t का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 3/ka। डेरिवेशन नॉट डूइंग, बस एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सप्रेशन का ध्यान रखना, ये हमारा क्वार्टर लाइफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब क्वार्टर लाइफ के बाद एक चीज और कर लेते हैं, 100% कंप्लीशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद बेटा जी अगर हम बात करते हैं कि 100% कंप्लीट हो गई है, 100% कंप्लीशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा जी, आपको अच्छा भला मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट नहीं होती है, वो आपने ध्यान में रखना है हमेशा। ठीक है, क्योंकि लॉग वाली टर्म्स आ जाती हैं यहाँ पे, और टी 100% की जो यहाँ पर अगेन वैल्यू आएगी, इधर भी टी 100% किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। यह भी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, याद रखना।
प्लीज रिमेंबर दिस। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चला कि अगर मुझे 100% करना है, ठीक है, अगर मुझे 100% कंप्लीशन करना है, तो मैं इसका कंक्लूजन यहां कंक्लूजन एक बार लिख देना चाहता हूं। व्हाट कंक्लूजन डू वी हैव? अगर बेटा जी जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए टी 100% अगर मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी 50%, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मुझे टी 100% निकालना है, दैट इज बेटा इक्वल्स टू इंफिनिटी। सेकेंड ऑर्डर की बात करता हूं, अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर के लिए टी 100% निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू अगेन इंफिनिटी। ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कब इंफिनिटी आएगा, कब क्या आएगा, ठीक है बेटा जी। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस फॉर द सेकेंड ऑर्डर। आई होप ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपके दिमाग में घुस गए होंगे, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई हैं, ये तब वैलिड है जब हमारा सिंगल रिएक्टेंट हो। सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सिंगल रिएक्टेंट। अगर दो रिएक्टेंट है तो फिर थोड़ा सा चेंज आएगा, उसमें बी भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट के बेसिस पे, ज्यादातर क्वेश्चन सिंगल रिएक्टेंट वाले ही आते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये बात मैं लिख देता हूं। दीज एक्सप्रेशन अबव ऑल एक्सप्रेशंस, ये नोट करके मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अबव ऑल एक्सप्रेशंस आर फॉर single reactant undergoing second order kinetics, क्या यह बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए और बता दीजिए। हाँ जी भाई, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सब लोग सुन रहे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग जय चौरसिया। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग अगेन टू वन एंड ऑल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं और साथ साथ मुझे जो लगता है कि बहुत ही खास एकदम तड़कते भड़कते कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं वो भी यहाँ पे साथ साथ उठवा के करवा रहा हूँ। ठीक है जी, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सारा का सारा एक्सप्रेशन सेकंड ऑर्डर का किया बेटा जी। ये और मैंने एक रेट कांस्टेंट की ट्रिक बताई कि रेट कांस्टेंट्स के बेसिस पे ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बेसिस पे ट्रिक। यह मैंने आपको एक ट्रिक बताई, ठीक है, याद रखना इस ट्रिक का। फिर मैंने सेकंड ऑर्डर के सारे एक्सप्रेशन लिख दिए। These are all the expressions for second order, and second order से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। जैसे कि एक ये क्वेश्चन हमने मिला, एक उसके बाद फिर हमने आइसोटोप का क्वेश्चन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं। ओह क्या बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या है बेटा जी, कहता गैस फेज रिएक्शन टू NO2। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो इक्विलिब्रियम से बिलोंग करता है, पर चलो अब आ गया है तो डिस्कस कर ही लेते हैं, वो भी तो टॉपिक हमने करना ही है ना, उसको भी नहीं इग्नोर कर सकते। ये भी क्वेश्चन देखो, हमारा CSIR नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम से बिलोंग करता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में टॉपिक होता है ली शैटले प्रिंसिपल, ठीक है, वहां से बिलोंग करता है, पर हम इसको अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। कहता था गैस फेज रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन दे रखी है 2NO2 प्लस N2O4 इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बेटा जी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, याद रखना, एक्सोथर्मिक की प्रोसेस की बात हो रही है। इट इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 कैन बी इंड्यूस्ड बाय, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 कैन बी इंड्यूस्ड मतलब N2O4 डिकम्पोज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, यानी कि इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि रिएक्शन कहां को जाना चाहिए? रिएक्शन बैकवर्ड को जाना चाहिए। आई वॉन्ट माई रिएक्शन टू गो टू दी बैकवर्ड डायरेक्शन। अब सोच समझ के जवाब देना, आसान सा क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू अ मिनट, ट्राई दिस आउट एंड मुझे इसका आंसर दीजिए फटाफट से, हरी अप, स्टार्ट हो जाओ और मुझे इसका आंसर दे दो। तब तक के एक बार आपके कमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। चॉकलेट गर्ल, ठीक है। ठीक है, करो बच्चों जल्दी, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज वी आर वर्किंग रियली हार्ड। मैं हूं, अविनाश सर हैं, मोनिका मैम है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए एकदम क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स लाने के लिए, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी में, ताकि आप लोग अपने CSIR नेट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाओ। देखो बेटा जी, गोल हमारा यही है कि आप लोग अपनी एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ, जिसके लिए वी आर वर्किंग रियली हार्ड। सो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करें, है ना, जो जिनके काम का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली शेयर, जिनके काम का है, जिनको एक्चुअली में हेल्प मिलेगी इस चैनल से, उनको बता दीजिए, ठीक है।
ओके, इफ यू डोंट वांट टू सब्सक्राइब इट्स ओके, है ना, बट एटलीस्ट वॉच द वीडियोस, वो आपके काम आएगा, ठीक है। बट अगर सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा है ना, यू विल गेट द नोटिफिकेशन कि हम लोग क्या नया डाल रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। एंड दिस चैनल इज नॉट जस्ट अबाउट द क्रैश कोर्स, मल्टीपल चीजें बच्चों, यहाँ पे मल्टीपल चीजें हम लोग डालते रहते हैं कि जैसे कि बेसिकली हम लोग क्या क्या इसमें ऐड करते हैं, कोई अगर एमएससी वालों के लिए कोई जॉब आ रहा है या कुछ और आपके पास करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं, जो भी वैकेंसीज आई है उनके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो एम है, केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए एम है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो नेशनल लेवल पे, वो हम लोगों ने टारगेट करना ही करना है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ भाई, अब मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों ने आंसर्स दिए हैं, 1 और 1 आंसर आप लोग दे रहे हैं, जय चौरसिया ने और अंकिता कोठारी। चलिए लेट्स चेक कि इज इट द करेक्ट आंसर और नॉट, ठीक है। देखो बेटा जी, अभी आपको दिख रहा होगा कि रिएक्शन हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, अगर लेट्स सपोज आपको इक्वेशन वगैरह नहीं भी पता तो बस अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या मतलब है, अब ये बात तो श्योर है कि हमें क्या करना है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 कैन बी इंड्यूस्ड बाय N2O4 को डिकम्पोज करना है। अगर मैं इसको डिकम्पोज करना चाहता हूं तो मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है, समझ आया। अभी रिएक्शन कैसे नेचर का है, अभी रिएक्शन जो है बेटा जी वो, चलो देखते हैं। अभी हमारा जो यहाँ पर रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। मान के चलो एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये तो हमारा गोल है, दिस इज माय गोल। अभी गोल कैसे अचीव होगा आओ देखते हैं। अब सबसे पहली बात बेटा जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें हीट रिलीज हो रही है, हाँ या ना, है ना, हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला है हमें, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि फॉरवर्ड जाना हमारा एक्सोथर्मिक है। जब हम इससे यहां पे जाते हैं N2O4 जब बनता है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, इट्स एन एक्सोथर्मिक, क्योंकि बॉन्डिंग हो रही है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, बढ़ा देते हो, तब आपका रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में भागता है, बैकवर्ड में भागता है। और अगर आप टेम्परेचर को घटा देते हो तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड में भागता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, कभी नहीं भूलना है। अब आप लोगों ने जो मुझे आंसर दिया है, ए आप लोग मुझे आंसर दे रहे हैं, सपना उपाध्याय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सब लोग अपने अलग अलग आंसर, ए आंसर सब लोग दे रहे हैं। सो बेसिकली अगर मुझे रिएक्शन को डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज N2O4 को करना है, यानी कि बैकवर्ड लेके जाना है। अगर आज मैं टेम्परेचर को लोअर कर दूंगा, अरे तो रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जाएगा, अरे एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, टेम्परेचर लोअर होगा तो फॉरवर्ड ही जाएगा ना। सोचो जरा इस बारे में, जरा दिमाग लगाओ और सोचो, है ना। अगर आप ऑलरेडी टेम्परेचर को हाई रखोगे एक्सोथर्मिक के लिए तभी तो वो बैकवर्ड जाएगा ना। सो यानी कि ए कैसे हो जाएगा। सो यहां पर आप लोगों को कंसेप्ट एकदम सही पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब बाकी की चीजें भी इसने दे रखी हैं। देखो इसके लिए ना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया से ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है। आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, है ना। आपको ट्रिक सिखाता हूं मैं एक बहुत शानदार सी, उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं कि ट्रिक क्या है हमारे पास। देखो बेटा जी, आप लोगों ने, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग कोई भी चेंज करते हैं, है ना। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज करता हूं, सो इक्विलिब्रियम क्या कर लेता है, उसको अंडू कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। आज लेकिन उल्टा है, हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होएगा तो बताओ चेंज क्या किया होगा। वही मतलब बात तो वही होगी। ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि इफ वी मेक एनी चेंज in equilibrium, it will shift in such a way, in such a direction that it tries to undo the change, यानी कि चेंज को खत्म करने के लिए undo the change। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब चेंजेस हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर माई एक्शंस। अब एक्शंस क्या क्या होते हैं बेटा जी, एक्शंस कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला एक्शन होता है टेम्परेचर चेंज, दूसरा एक्शन होता है प्रेशर चेंज, मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया। तीसरा एक्शन होता है वॉल्यूम चेंज,
चौथा एक्शन होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। मान के चलिए कि मैंने उसके अंदर इनर्ट गैस भर दी। अब इनर्ट गैस भी दो प्रोसेसेस पे होती है, एक तो होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक होती है हमारी कांस्टेंट प्रेशर पे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है? और लास्टली फिफ्थ इज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। बच्चों ये सारे के सारे चेंजेस होते हैं which one can make। अब इन सारे के सारे चेंजेस से हम लोगों ने क्या सीखना है, ठीक है? आओ देखो फटाफट से क्विकली इसको पकड़ लेते हैं क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एचओडीसी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई इतना सो के तुम जागते हो, जल्दी से आ जाया करो क्लास में। अभी तक तुम्हारी गुड मॉर्निंग चल रही है, ठीक है? हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है इंटरेस्टिंग आज की क्लास में। सो अभी हम लोग ली शैटलिब, हालांकि देखो टॉपिक हम लोग काइनेटिक्स कर रहे हैं, बट एक क्वेश्चन आ गया था, सो आई नीड टू डिस्कस दैट एज वेल, है ना? क्वेश्चन देखो पीछे जाके, मैंने अभी आपको दिखाया था कि क्या क्वेश्चन है। अब आ जाइए इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या निकल करके आएगा। आओ देखते हैं। ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको कि अगर इक्विलिब्रियम में हम लोग खुद से जो चेंज करते हैं उसका इफेक्ट क्या नजर आता है, ठीक है? बहुत ही आसान है, बड़ा सही समझ में आ जाएगा, आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, ठीक है? अब देखो सबसे पहले टेम्परेचर चेंज की अगर मैं बात करता हूं, टेम्परेचर चेंज, ठीक है? इसको समझते हैं फटाफट से हम लोग। अब इसमें ना रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर जो तो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, अभी बताओ मुझको एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? अरे जिनको हीट चाहिए होती है रिएक्शन को जाने के लिए। अगर आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड भागेगा, फॉरवर्ड। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा। ध्यान रखना इस बात का, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका रिएक्शन मैंने एक्सोथर्मिक कर दिया, मतलब रिएक्शन को उल्टा कर दिया, सो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से बस उल्टा हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से कहां को भागेगा? बैकवर्ड भागेगा। एंड टेम्परेचर डिक्रीज करने से कहां भागेगा? फॉरवर्ड भागेगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, भूलना नहीं है। दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुपर इंपॉर्टेंट, इसको मत भूल जाना प्लीज, ठीक है? ये हमारा एक्शन है और उसका जो रिएक्शन होगा ये भी है कि कैसे कैसे इक्विलिब्रियम मेरा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड, एक्सो है तो बैकवर्ड, टेम्परेचर उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है? अब अगली चीजों के लिए, अगली चीजें क्या क्या है मेरे पास? फॉर प्रेशर, अगर मान के चलो प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, सबके लिए एक ही कॉमन चेंज है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एक ही साथ पढ़ा के खत्म कर दूंगा, कभी चिंता ही नहीं करनी है। ट्रिक लगानी है बेटा जी, ट्रिक नहीं भूलनी है आपने। ट्रिक का नाम है विल्टम, विल्टम, VILTM, विल्टम ट्रिक का नाम है। बहुत ही आसान ट्रिक है, आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? चलिए इस विल्टम नाम की ट्रिक को एक बार समझते हैं। सर की ये टाइम पर आऊंगा, मुझे नहीं पता क्लासेस इस टाइम चलता है, ठीक है? ओके कोई बात नहीं बेटा, 7:30 इन दी मॉर्निंग क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? आप लोग प्लीज टाइम से आया कीजिए। ओके अब यहां पे देखो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है। अब विल्टम का मतलब क्या होता है? विल्टम हमारी बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है और इस विल्टम ट्रिक को अप्लाई कैसे करते हैं? अगर V का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम, I का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, इंक्रीज। L का मतलब होता है लेस टू मोर, यानी कि जहां पे मोल्स लेस है वहां से निकल के मोर की तरफ जाएगा, बस ये ट्रिक है। बहुत ही आसान ट्रिक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। चलो अब अप्लाई करते हैं, ठीक है? अब विल्टम ट्रिक को मैं अप्लाई करना सिखाता हूं। चलो उसके लिए मैं एग्जांपल अपना वही वाला ले लेता हूं जो मेरा क्वेश्चन का एग्जांपल है, 2NO2 गिव्स यू N2O4, ठीक है? अब मान के चलो कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया, 2NO2 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विद N2O4 गैसियस। आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कैसे इसमें हमें कैसे करना है। बहुत ही आसान है, आओ देखो बच्चों। अब इसमें मान के चलो एक एक करके चेंज करते हैं। अब ये मुझे बता दिया कि ये रिएक्शन जो है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यह एक्सोथर्मिक है ना? अब एक्सोथर्मिक है तो एक एक चेंज को पढ़े यहाँ पर, ठीक है? अब सबसे पहला चेंज इसने मुझे क्या कहता है? कहता है सबसे पहला चेंज जो है लोअरिंग द टेम्परेचर। लोअरिंग द टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को घटाया है। अब फर्स्ट चेंज क्या कर दिया यहाँ पे? टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर को यदि डिक्रीज किया, अभी हमने पढ़ा कि अगर आप एक्सोथर्मिक के अंदर अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो रिएक्शन कहां को भागता है? फॉरवर्ड को भागता है। तो इट मींस ये किस तरह लेके जाएगा?
फॉरवर्ड लेके जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? सेकंड की बात करते हैं। सेकंड चेंज जो इसने यहां पर किया हुआ है दैट इज इंक्रीजिंग द प्रेशर। देखो नेक्स्ट चेंज इज इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द प्रेशर। देखो बेटा जी, जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि वॉल्यूम तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि देखो मैंने यहां पर जो विल्टम ट्रिक सिखाई है वो सिर्फ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम इंक्रीज लेस टू मोर, है ना। तो अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगी, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो कैसे आ जाएगा? मोर टू लेस, मोर टू लेस, फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं, मोर टू लेस, बस उसके अकॉर्डिंग समझेंगे हम लोग। अब अगर प्रेशर इज इंक्रीजिंग तो यानी कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि मोर टू लेस। अब मुझे बताओ मोर कहां पे है? मोर कहां है? मोर इधर है, इधर 2 मोल्स है, इधर 1 मोल है। मोर टू लेस मतलब कि कहां को जाएगा? फॉरवर्ड को जाएगा। बस आपने दिमाग ही नहीं लगाना, दिमाग ज्यादा लगाओगे तो गलती हो जाएगी। ट्रिक को लगाओ, ब्लाइंडली फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा ना बेटा जी, ऐसी ट्रिक नहीं बताऊंगा कि 4 जगह चल जाएगी और 5वीं जगह फेल हो जाएगी, नहीं। अगर ऐसी ट्रिक है तो आई वुड रादर नॉट टेल यू, आई शैल ओनली टेल दैट ट्रिक विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, है ना, लाइक 99% ऑफ द टाइम, और मे बी 100, ठीक है। बट ऐसी कोई भी ट्रिक होगी ना जो 90% चल रही है और 10% फेल हो जाती है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपसे वो 10% से ही पूछेगा जानबूझ के, और फिर वहां अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे? गाली तो मुझे दोगे ना, क्या बकवास ट्रिक बता दी, चली है नहीं, नंबर कटवा दिया हमारे। नहीं, आई विल नॉट डू दैट, है ना। आप लोगों के साथ थोड़ी ना मैं ऐसा करूंगा, आप तो कितने प्यारे बच्चे हो। ओके, थर्ड पार्ट देखो, चलो थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में मैं क्या करता हूं? इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। थर्ड पार्ट में क्या कर दिया मैंने? इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर बेटा जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है, सो वॉल्यूम में तो चेंज ही नहीं आया, है ना। वॉल्यूम में यदि चेंज नहीं आया ना तो बस बात ही खत्म, नो चेंज आपने लिख के आना है। यानी कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रह गई मेरे पास, सो इक्विलिब्रियम विल नो चेंज, इक्विलिब्रियम में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, ना फॉरवर्ड भागेगा ना बैकवर्ड भागेगा। अब आ जाओ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट क्या है मेरे पास? लास्ट कंसेप्ट हो जाएगा इंक्रीजिंग, सॉरी, इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एज कांस्टेंट प्रेशर। अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया है, सो इंट्रोड्यूसिंग, ध्यान से देखना, इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मजा आएगा ना बेटू। अब अगर मान के चलो कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम तो बढ़ रही है ना। अब अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, और अगर वॉल्यूम इंक्रीजेस तो ट्रिक क्या बोलती है? लेस टू मोर चले जाओ। सो वॉल्यूम इंक्रीजेस तो हमें कहां से कहां जाना है? लेस टू मोर। मुझे बताओ लेस किधर है? लेस इधर है। मोर किधर है? मोर इधर है। ठीक है, तो रिएक्शन कहां को भागेगा? रिएक्शन विल मूव इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। आई डोंट थिंक अब तुम्हें मेरे को बताने की जरूरत है कि क्या आंसर है। गलत बता रहे थे आप लोग इसका आंसर, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? डी शुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं? ये जो विल्टम वाली ट्रिक है ना, अगर आप इसको अप्लाई करना सीख जाओगे ना बेटा, इतना आसान हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी, इतने सारी चीजें आपको ऐसे फटाफट फटाफट पता चलती जाएंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम अभी शायद आप लोग पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, समथिंग लाइक दैट, बैच में चल रहा है, तो वहां पर भी you can see, so fourth is the correct option. I hope it is clear now. गलत बता रहे थे आंसर, अभी समझ में आया कि करेक्टली कैसे बताते हैं? That is how you do it बच्चों, that's how you do it. ऐसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। so ये ट्रिक का हमेशा ध्यान में रखना कि विल्टम ट्रिक हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। so मैंने यहाँ पे क्या रियलाइज किया? पहले वाले में गया था फॉरवर्ड, दूसरे वाले में भी फॉरवर्ड, तीसरे वाले में इक्विलिब्रियम में नो चेंज, और चौथे वाले में बैकवर्ड। और हमें तो बैकवर्ड ही लेके जाना था, क्योंकि क्लियरली बोला था, क्लियरली हमको क्या बोला था? क्लियरली बोला था कि वापिस, यानी कि N2O4 जो है वो डिकम्पोज होना चाहिए। so, यानी कि बैकवर्ड हमारा गोल है। मैंने गोल आपको पहले क्लियर कर दिया था कि हमारा गोल है बैकवर्ड जाना। सो बैकवर्ड के ही रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करना था, और उसी के रिस्पेक्ट में आपको आंसर भी देना था। क्या बताऊं, मुझे ये बातें क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी। अभी जो लोग गलत बोल रहे थे, सपना, अनन्या, बाकियों ने तो कमेंट ही डिलीट कर दिया अपने। ठीक है, सो इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, सो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है, भेजे में घुस जाना चाहिए। बोलो बच्चों। ठीक है, ओके।
सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। ओके, ठीक है बेटा, ये हमारे पास नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। अच्छा, मैंने ना अभी आपको थोड़ी देर पहले सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया था ना। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का एक दो एक्सप्रेशन देखो। ये वाला जो मैंने बताया था ये विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट था। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये वाला सारा का सारा टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट है। एक बार मैं जो जिसमें दो दो रिएक्टेंट यूज हो जाते हैं उसका भी एक बार केस ले लूं, है ना। मतलब पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आई एम ओनली गोइंग टू राइट द लास्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता था। डायरेक्ट तो तुम क्या ही कर पाओगे वहां पे, रादर लीव कर देना अगर तुम्हें एक्सप्रेशन याद नहीं है तो। क्योंकि अगर एक छोटी सी गड़बड़ होगी तो मान के चलो डेरिवेशन में तुम अपने 10 12 15 मिनट खराब भी करो और अल्टीमेटली कुछ मिले ही ना उससे, 4 नंबर मिले ही नहीं उससे, तो फिर क्या फायदा बेटा, है ना। सो अगर टाइम बच रहा है लास्ट में तो यू गो फॉर दैट, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज एक्सप्रेशन को याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सो केस 2 में ले लेता हूं बेटा जी। केस नंबर 2 मैंने ले लिया। केस नंबर 2 क्या ले लिया? यूजिंग डिफरेंट रिएक्टेंट, यूजिंग डिफरेंट रिएक्टेंट्स। अब अगर मैंने डिफरेंट रिएक्टेंट्स ले लिए होते, सेकंड ऑर्डर की बात चल रही है बेटा, सेकंड ऑर्डर की ही बात चल रही है, ठीक है। जैसे कि ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लिया a प्लस बी गिविंग मी प्रोडक्ट्स। डिफरेंस ये है अब की बार कि इसका a है, इसका b है। कुछ समय बाद दिस इज a माइनस एक्स एंड दिस इज ऑल्सो b माइनस एक्स। समझ आया? तो उसी रिस्पेक्ट में इसको अब हम करेंगे। तो इसका जो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है, ये वाला एक्सप्रेशन बेटा जी आपको याद करना है क्या, दैट kt इज इक्वल्स टू, इसको याद ही कर लीजिए, 2.303 अपॉन b माइनस a log of a upon b, log of a upon b into b minus a, सॉरी b minus x अपॉन में a माइनस x। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है। इस एक्सप्रेशन को प्लीज रिमेंबर इट, क्रैम इट, जो करना करो, बट ये एक्सप्रेशन को याद कर लो। इस एक्सप्रेशन से भी तुम्हारा बहुत आधे जीवन आसान हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला आ जाता है, सो यू विल हैविंग एन एडवांटेज ओवर अदर पीपल। समझ आ रही है बात? ठीक है। इसी के अंदर मैं एक बार टी हाफ का भी लिख देता हूं कि टी हाफ कैसे बन जाएगा। टी 50% का जो इसके अंदर एक्सप्रेशन निकल के आता है, ये भी आप याद कीजिए, ठीक है। टी 50% विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ई, विद, मैं रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं पहले, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, और बी के लिए वो अपने आप में मॉडिफाई कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज 2.303 डिवाइडेड बाय b माइनस a इंटू के लॉग ऑफ, यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ b माइनस एक्स अपॉन b, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट इट, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस हमारे काम के एक्सप्रेशंस हैं। ये तब है अगर हमारा, बेसिकली क्या बोला मैंने, ये तब है जब दो अलग अलग रिएक्टेंट्स ले रखे हो, ठीक है। दो अलग अलग रिएक्टेंट्स ले रखे हो तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। बाकी और हायर ऑर्डर्स जाने की जरूरत नहीं है। द चांसेस ऑफ सीइंग अ क्वेश्चन फ्रॉम इससे भी ज्यादा हाई ऑर्डर आर लो, रादर लो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी सम मोर क्वेश्चन, सम मोर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ओके ओके, अब देखो अगला टॉपिक हमारा अरहीनियस वाला होता है। थोड़ी सी बात हम लोग अरहीनियस की भी कर लेते हैं, वहां से भी देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स छुपे हुए हैं, क्या क्या हमें करना है। कल अगर आपको याद हो और अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो, नहीं देखा सो बेटा जी गो बैक एंड वॉच इट फर्स्ट। कल मैंने आपको अरहीनियस इक्वेशन डेराइव करवाया था। ये वाला अरहीनियस इक्वेशन मेरा क्या, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बार इसका हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को। सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट अरहीनियस, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसमें दो टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक होता है अरहीनियस इक्वेशन और दूसरा टॉपिक क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। कल हमने दोनों डिस्कस किए थे, क्या थे दोनों, इसके साथ का भी न्यूमेरिकल किया था, इसके साथ का भी किया था। तो अरहीनियस इक्वेशन मेरी क्या निकल करके आई थी, अगर आपको याद हो कि k इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आरटी, ये हमारा एक्सप्रेशन आता था। और इस एक्सप्रेशन को हमने डेराइव किया था यूजिंग, ये आया कहां से था, यूजिंग दी वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन से हमने इसको डेराइव करके निकाला था। आई थिंक, आई होप यू रिमेंबर इट, है ना।
सो आपको बेटा जी याद होना चाहिए, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आओ, अगर आपको याद है तो चलिए एक छोटू सा क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन में कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 30 मिनट्स एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड 10 मिनट्स एट 237, है ना। देखो बेटा जी, यहाँ पे 2 to 7 पे 30 मिनट्स लग रहे हैं और 237 पे 10 मिनट्स लग रहे हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। अब हमें क्या पता लगानी है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होती है, हमको ईए पता लगाना है, ईए पता लगाना है। विल यू ट्राई दिस क्वेश्चन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे एक बार, है ना। कल हमने डेरिवेशन किया था अरेनियस का, सो आप आज ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ मिनट, गिव इट अ शॉट और फिर मेरे साथ आंसर डिस्कस करो। चलो जल्दी करो, फटाफट से, हरी अप। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट कि क्या किया आप लोगों ने इस क्वेश्चन में। आओ देखते हैं, आई होप आप लोगों ने किया होगा ये क्वेश्चन। आओ देखते हैं। क्या ऑप्शन आ रहा है भाई आप लोगों का, जल्दी बोलो। सी आ रहा है, सर ट्रिक बता दीजिए, किसकी ट्रिक बतानी है बेटा? ओके, सी आ रहा है, डी आ रहा है, सी इज करेक्ट। देखते हैं व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन। एंड बेटा जी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलो बताओ भाई, सी जो आया वो सही आया? यस, एचओडीसी, सपना वेरी गुड, मून गुड, शिवानी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा जी। सर ट्रिक द मून, आपको कौन सी चीज की ट्रिक चाहिए बेटा? व्हाट ट्रिक डू यू वांट, व्हाट ट्रिक डू यू वांट? ठीक है, ओके। चलो मैं एक बार से सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपके फिर ना मैं एक बार अर्हीनियस के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने चैप्टर किया हुआ है गुड, उनको पता होगा। जिन लोगों ने नहीं किया वो मेरे साथ प्लीज एक बार अर्हीनियस के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार देख लेना, क्योंकि अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सो बी प्लीज रेडी फॉर दैट, ओके। ओके, अब इस क्वेश्चन में तो देखो बहुत ही आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने किया हुआ है, दैट इज ln ऑफ K2 by K1 is equals to EA upon R, है ना, into 1 upon T1 minus 1 upon T2। इज इट क्लियर और नॉट? कुछ भी नहीं करना, बस इसके अंदर अब हम वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे। आओ देखो कैसे करेंगे। चलो देखो, अब इधर से अगर मुझे EA का एक्सप्रेशन चाहिए तो थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करके EA का एक्सप्रेशन जो यहां से बन सकता है, what kind of expression that I might get, that is equivalent to, देखो, that is R T1 T2 divided by T2 minus T1, ठीक है, ln of K2 by K1। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा EA का। इस्तेमाल करेंगे अब इसका, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। R कितना हो जाएगा, कैलोरीज में चाहिए तो R हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। T इज 500, दूसरे वाला इज 510। अरे कैल्विन में लेना, ये भी और ये भी कहाँ गए दो टेम्परेचर, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों कैल्विन में लेना, कई डिग्री सेल्सियस में ले लो। ये आ जाएगा 510 माइनस 500 ln ऑफ 3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 55 मोलर्स। सी आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। हाँ जी भाई बोलो, क्या ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब अर्हीनियस के बारे में 2-3 बातें और जान लेते हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक तो हमने कल भी किया था, ये वाला टॉपिक कल भी कर लिया था। अब देखो जिन्होंने चैप्टर ढंग से डिटेल में कर रखा है वो सर कैलकुलेशन मिस्टेक सी, अच्छा सी आ गया ना। सो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और जिन्होंने कल मेरे साथ, सॉरी,
जिन्होंने पहले चैप्टर कर रखा है, जिनको अरेनियस इक्वेशन पता है, वो हमें 10 मिनट बाद से देखना शुरू कर दें, क्योंकि अब मैं 10 मिनट तक एक बार अरेनियस की सारी इक्वेशंस लिखना चाहता हूँ, जहां जहां से जो बन रहा था, सारे केसेस में डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज दोस केसेस आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए चालू करें। सो एक एक करके, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को, इसको बाद में डिस्कस करूंगा, मैं इसको हटाओ, सबसे पहले मैं अरेनियस की बात कर रहा हूं। अब अरेनियस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, सो अब हमारे पास अलग अलग टर्म्स होती है, जैसे कि इसके अंदर इस इक्वेशन को अब हम थोड़ा सा खोलते हैं, मतलब खोलते हैं एज इन इसको एक एक करके डेप्थ में पढ़ते हैं, हर एक चीज का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते हैं, अलग अलग केसेस क्या क्या हो सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, और हो सकता है इस बार आपको देखने को क्वेश्चन मिले एक दो इसके वजह से। ठीक है, चलो देखो, अब यहां पे ध्यान रखना, ये जो के है, के हालांकि हमारा रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, बट साथ ही साथ यहां पर ये के क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ effective collisions, effective, भाई कितने इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो इससे पता चलता है। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके अलावा अपना क्या होता है यहाँ पे, ए जो होता है, ए हमें क्या डिनोट करता है, ए डिनोट करता है हमारे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, कि भैया टोटल कोलिजन्स कितने हो रहे हैं। सो बस इसकी मदद से मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट विच इज इक्वल्स टू के अपॉन ए इज इक्वल्स टू के अपॉन ए का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये जो चीज हो जाएगी ना हमारी के अपॉन ए वाली, ठीक है, ये जो के अपॉन ए वाली चीज होगी, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि एक ऊपर इफेक्टिव ले लिए, नीचे टोटल ले लिए, तो फ्रैक्शन आ गई ना। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। यहां तक क्लियर है भाई? बोलो बोलो, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, इसी के अंदर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। चलो अब मैं थोड़े से ना स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूं। स्पेशल केसेस, देखो बेटा जी, स्पेशल केसेस क्या क्या हो जाएंगे। केस नंबर वन, इफ ई इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं, सोचना, दिमाग लगाना, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी होती थी जो हमें मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मेरा जो रिएक्टेंट स्पीशीज है वो कहां तक जा पाए, ट्रांजिशन स्टेट तक जा पाए, दैट इज माय एक्टिवेशन एनर्जी। अब मैंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं, 0 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल्स टू ए e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। सो बेसिकली ये वाली चीज 0 आ गई, सो k इज इक्वल्स टू ए आ गया, है ना। अब अगर k इज इक्वल्स टू ए आ गया तो अब इसका क्या मतलब है, k क्या था, इफेक्टिव कोलिजन थे, a क्या था, टोटल कोलिजन थे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो इसका एक ही मतलब होगा कि जितने भी कोलिजन हो रहे हैं सारे के सारे कोलिजन क्या है, इफेक्टिव है। ठीक है, तो बस इसके बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि ऑल कोलिजन्स, सो व्हाट कैन आई कमेंट, दैट ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव। सारे के सारे जो हमारे कोलिजन्स हो रहे हैं, सॉरी, वह सारे के सारे कोलिजन्स हमारे इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। ठीक है, बट विच इज ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव, बट आप ध्यान रखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, जो कि हो ही नहीं सकता है। सो इम्पॉसिबल केस, जो कि इम्पॉसिबल केस है, सो ई जो 0 आ रहा है, ई जब 0 आ रहा है, दिस केस इज नेवर पॉसिबल, है ना। ये वाला केस जो हो जाएगा, दिस इज अ नेवर पॉसिबल केस, नेवर, थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट रियली में पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? क्या आपको फर्स्ट केस क्लियर है कि नहीं है? सारे कोलिजन बेटा जी कैसे इफेक्टिव हो जाएंगे, हाँ है ना। बहुत सारे कोलिजन होते हैं जिनके पास एनर्जी नहीं होती प्रॉपर, बहुत सारे कोलिजन होते हैं जिनके पास ओरिएंटेशन नहीं होता प्रॉपर, है ना। सो ऑल कोलिजन्स कैन नॉट बी द इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट केस हम लोग करते हैं। केस नंबर 2 हमने ले लिया। केस नंबर 2 में क्या ले सकता हूं कि इफ EA इज नेगेटिव, अगर मैंने EA को नेगेटिव ले लिया, ये पहला केस था हमारा, EA इज 0, ये अगला केस है इफ EA इज नेगेटिव। अब नेगेटिव लेने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव से भी कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी, यानी K इज इक्वल्स टू ए E माइनस EA बाय RT। इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हुई इसमें इक्वेशन बनेगी K इज इक्वल्स टू ए E प्लस EA बाय RT, ये बन गया हमारे पास। अब प्लस EA आ गया। अब अगर ये सम पॉजिटिव नंबर है, अगर ये पॉजिटिव नंबर है और मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ध्यान से देखना इस बात का क्या मीनिंग है, अगर एक पॉजिटिव नंबर है और मुझे ए के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है के बनाने के लिए, तो इसका क्या मतलब है, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जो के है वो बड़ा है ए से, हाँ या ना।
के है बड़ा किससे, ए से। यानी कि कहता है कि कोलिजन्स तो कम हो रहे हैं लेकिन इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो रहे हैं। कोई सेंस बन रही है, कुछ सेंस बन रही है इस बात की? हद बेवकूफ वाली बात है भाई, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब दिस केस इज ऑल्सो नेवर पॉसिबल, क्योंकि यहां तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा ना। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, अरे भैया जो कोलिजन्स होंगे उसी के अंदर ही तो कुछ कोलिजन्स इफेक्टिव हो रहे हैं, इफेक्टिव ज्यादा हो रहे हैं, कोलिजन्स कम हो रहे हैं। कोई नॉनसेंस बात है ये तो बिल्कुल। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कोलिजन्स। ऐसा मुमकिन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, अगेन नॉट पॉसिबल। सो ये वाला केस भी कबाड़ हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं? यानी कि ईए हैज टू बी, मतलब 100% ईए को क्या होना पड़ेगा, ईए को बेटा जी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बस आपने ये ध्यान रखना, ना जीरो हो सकता ना ही नेगेटिव हो सकता। थर्ड केस जो मैं यहां पे करना चाहता हूं, ठीक है, इफ टेम्परेचर को मैंने इंफिनिटी कर दिया, मतलब मैंने टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दिया। अब अगर टेम्परेचर को मैंने इनफाइनाइट, ये सारे केसेस ना अलग अलग पार्ट्स बना के आपसे पूछ सकता है, तो इसीलिए तभी मैंने कहा कि जिन लोगों ने बैच में पढ़ रखा है उनको मालूम होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा ये चैप्टर तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, ताकि वो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। सो अगर टी मेरा इंफिनिटी चला जाता है, तो इफ टी इज इंफिनिटी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन विल बिकम ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। सही है। फिर से वही सेम कहानी, यानी k इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर 0, k इज इक्वल्स टू a। अब तुम्हें पता है ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, अगेन यू नो द रीजन, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मैं डिस्कस कर चुका हूं, बिकॉज ऑल कोलिजन्स कांट बी इफेक्टिव, कांट बी इफेक्टिव, मतलब कहने का क्या है कि इफेक्टिव तभी होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव तभी होंगे जब हमारा टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दोगे। हो नहीं सकता ना इनफाइनाइट टेम्परेचर, है ना, बिकॉज टी इज नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होता टी, ठीक है जी। केस नंबर 4 की अगर मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, इफ टी इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, अगर टी मेरा 0 केल्विन हो गया, ठीक है, और टी 0 केल्विन, अगेन नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आपको चारों के चारों केसेस समझ में आ गए होंगे, आपके भेजे में घुस गए होंगे कि चारों केसेस क्या क्या हो सकते हैं। सो मैंने आपके साथ चारों केसेस डिस्कस कर लिए कि हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली कुल मिला के व्हाट कैन आई से, कंक्लूजन के तौर पे मैं क्या कह सकता हूं, आई कैन ओनली से दैट एक्टिवेशन एनर्जी कैन ओनली हैव द पॉजिटिव वैल्यू, बस खत्म, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी की जो होती है, ईए नोट करके लास्ट में लिख देते हैं, ईए कैन ओनली हैव पॉजिटिव वैल्यूज, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती है। और अगर ईए 3 केसेस के तरह हो सकता है, लो है, ये लो है, ये मीडियम है, ये हाई है। ये की वैल्यू अगर लो है तो फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, बस ये बातें ध्यान में रखनी थी आपने, ठीक है जी। सो आई थिंक आपको ये की कहानी समझ में आ गई होगी, अगर आ गई है तो चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन में कहता है रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी गिव्स डी, ए प्लस बी है, फिर सी है, उससे डी मिल रहा है, फॉलोज द मैकेनिज्म, इनके बीच में ये मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। इफ इन विच फर्स्ट स्टेप रिमेन्स एसेंशियली एंड इन इक्विलिब्रियम, फर्स्ट स्टेप इक्विलिब्रियम में रहता है, ये वाले स्टेप को इक्विलिब्रियम बोल रहा है, ये पहले वाले स्टेप को, है ना। इफ डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज, अगर डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है फॉर द फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहले स्टेप के लिए मुझे डेल्टा एच चेंज दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप, एंड ई नॉट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकंड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है आपको ई नॉट, है ना। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ओवरऑल विल बी, ओवरऑल जो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन है ना भाई, मैं क्या बताऊं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो देखो करके बताओ मेरे को कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, बहुत ही सुपर इजी क्वेश्चन इट इज, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए प्लीज फटाफट से कि क्या इसका डिफरेंस होना चाहिए, क्या इसमें कहानी होनी चाहिए, सोचो और मुझे बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए ओवरऑल रिएक्शन के लिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, चलो बताओ मुझको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ये लो, ठीक है। सोच समझ के दिमाग लगा के मेरे को बताना कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, ये लो।
ओके टाइम आप बताओ मुझे कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हरी अप। बी, बी, ऑल राइट, कुछ लोगों का बी आ रहा है यहां पे आंसर, बाकी लोग सी, शिवानी का सी आ रहा है। ओके शिवानी, HODC और सपना उपाध्याय, आप लोगों का आंसर गलत है बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। शिवानी आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। देखो कैसे, अरे भाई तुम लोगों को क्या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स नहीं आते क्या, बेवकूफ हो गया तुम लोग। देखो यहाँ पे टॉपिक समझ लीजिए, टॉपिक क्या था, टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। टॉपिक समझ लो क्या होता है। सो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स डिस्कस करते हैं, बड़ा ही आसान होता है, कुछ नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। सी करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा जी। आओ देखो, नेम ऑफ द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स। वह किस प्रकार होते हैं, सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूं एंडोथर्मिक के लिए। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये जो गैप होता है यहां से लेके यहां तक का, दिस इज माई डेल्टा एच, और यहां से लेके यहां तक का जो गैप होता है दिस इज ई ए। एक्सो के लिए कैसा दिखता है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। देखो भाई, ये एक्सो के लिए है, ये एंडो के लिए है, बहुत ही आसान है, कुछ भी है ही नहीं इसके अंदर। तो सी इसका पार्ट आंसर आ जाएगा। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड जय चौरसिया। आओ देखो कैसे करना है, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, गलत मत करो। बेसिक क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी तो फिर एडवांस तक कैसे पहुंचोगे भाई, है ना। देखो अब यहाँ पे कैसे पता चला हमें, ये एंडो के लिए क्यों है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात करेंगे, डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है। अब इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन को देखो डिमांड क्या की है, क्वेश्चन में कहते हैं बेटा जी कि इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है कि ए प्लस बी, पहले ए बी बन रहा है। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, क्या ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट है या नहीं है, दिस इज माई इंटरमीडिएट, ठीक है। और एक चीज आपने जीवन में कभी नहीं भूलनी बेटा जी, क्या नहीं भूलना आप लोगों ने, यह है कि जितनी भी पीक्स आती हैं, सारी के सारी जो पीक्स आती हैं वो बिलोंग करती हैं ट्रांजिशन स्टेट के लिए, और जितनी भी वैलीज आती हैं वो बिलोंग करती हैं इंटरमीडिएट्स के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए। सो अब की बार जो हमारा ग्राफ हो जाए, वी डोंट नो कि ग्राफ एक्सो है या एंडो है, कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट नो दैट कि बोला हुआ है नहीं बोला हुआ। सो कुछ भी हम मान लेते हैं। अब इसका अगर मुझे ग्राफ देखना हो तो ग्राफ कैसा दिखेगा, बिकॉज द रिएक्शन गोज लाइक दिस कि ए प्लस बी दे रहा है हमें क्या, ए बी, फिर ए बी मिल रहा है सी से, दे रहा है हमें क्या, बी, ऐसा ही है ना, इज इट दिस ओनली ना, देख लें एक बार, हाँ जी यही है। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ओवरऑल रिएक्शन क्या है, वैसे ओवरऑल रिएक्शन इसकी ए प्लस बी प्लस सी गिव्स मी डी। अब देखो, अब अगर मान के चलो मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, सो हाउ डू आई डू दैट, ठीक है। अब सबसे पहले बेटा जी एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रही है, हाँ या ना। अब जब इंटरमीडिएट बन रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि पहले यहां से लेके यहां तक इंटरमीडिएट बना। देखो ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी और ये वाला बन जाएगा इंटरमीडिएट, जो कि बना मेरा ए बी, बोलो बच्चों, ठीक है। फिर ए बी कंबाइन करेगा किसके साथ, सी के साथ, फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट आके हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। सो दिस इज माय रिएक्टेंट, दिस इज माय प्रोडक्ट। अब इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी चीज क्या दे रखी है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा जी, अब यहां पे हमसे बोलता है, कहता है फर्स्ट स्टेप में डेल्टा एच जो है एंथैल्पी चेंज फॉर द फर्स्ट रिएक्शन है। अब फर्स्ट रिएक्शन कहां से कहां तक जा रही है, फर्स्ट रिएक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व करो बेटा जी। फर्स्ट रिएक्शन का ग्राफ सिर्फ इतना हिस्सा है,
ये जो इतना हिस्सा है ना, मैं आपको बता देता हूं कि क्या कहने का मेरा मतलब है। ये जो इतना हिस्सा है ये फर्स्ट रिएक्शन का ग्राफ है। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक। दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। एंड सेकंड रिएक्शन का जो ग्राफ है वो कहां से लेके कहां तक है? दैट इज यहां से लेकर के यहां तक। इज दिस क्लियर और नॉट? क्या आपको दोनों ग्राफ समझ में आए कि कौन सा ग्राफ कहां से कहां तक है? अब फर्स्ट रिएक्शन के ग्राफ में हमें किस चीज का डेटा दिया हुआ है? दे हैव गिवन मी द डेटा ऑफ डेल्टा एच। तो डेल्टा एच तो यही होगा ना बेटा, दिस इज माई डेल्टा एच। अब कहता है सेकंड रिएक्शन के लिए जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज ई नॉट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? यहां से यहां तक। सो दिस इज द सेकंड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज व्हाट? दिस इज ई नॉट। अब पूछा क्या है? अब पूछा ये है कि आपने बताना है कि ओवरऑल रिएक्शन की कितनी आ रही है। बेटा जी ओवरऑल रिएक्शन यहां से लेके यहां तक ही तो हो रहा है ना, ओवरऑल रिएक्शन तो यही हो रहा है। सो ओवरऑल रिएक्शन के लिए अगर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो हाउ डू आई फाइंड आउट? अरे वो यहां से लेकर के यहां तक की तो हो जाएगी। दिस इज द ई ए हो जाएगा। दिस इज ई ए। व्हाट इज दिस? ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, ई ए इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन की हो जाएगी। सो आई होप बात समझ में आ गई बेटा जी। ओवरऑल रिएक्शन के लिए फिर इसको कैसे लिख सकता हूं? अकॉर्डिंग टू ग्राफ इट इज क्लियरली सीन दैट कि जो ये है दैट इज डेफिनेटली इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस ई नॉट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज क्या आ रहा है? जो भी आपका आंसर आ रहा है देख लो एक बार उसको। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? है सर मैंने आपके ट्रिक से सॉल्व किया। ये इज नेवर नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है, समझ आया? ठीक है जी। हाँ जी भाई, क्लियर है या नहीं है? टेल मी फर्स्ट, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक बात एकदम घुस गई होगी दिमाग के अंदर, आर पार। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स आने चाहिए आप लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, एक सेकेंड प्लीज होल्ड फॉर अ मिनट, प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सो आई होप इट इज ऑल क्लियर, सबको क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अगला क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लें। यहाँ पे कहता फॉर द रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज इतना, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट्स एट 600 केल्विन एंड 300 केल्विन is approximately r is approximately basically what do I need to tell? हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें यहाँ पे रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स देना है। बेसिकली आई वुड लाइक टू गिव k1 अपॉन k2। ठीक है, यू हैव अ मिनट, आप लोग एक मिनट लीजिए और इसको सॉल्व करके मुझे अभी दीजिए।
ऑल राइट, एम आई ऑडिबल? हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। कोई आ गया था तो आई हैड टू अटेंड एंड इट वाज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, सॉरी फॉर दिस 5 मिनट्स ब्रेक। चलो, आई थिंक आप लोगों ने 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा खाली, तो चलो तुम्हें भी 5 मिनट का ब्रेक मिल गया, गुड है ना, अच्छी बात है। सो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि करेक्ट आंसर, यस द करेक्ट आंसर इज कमिंग टू बी डी। डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो इसको मैं सॉल्व करना सिखा दूं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग फटाफट से। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। बस अरेनियस इक्वेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करो, आराम से हो जाएगा, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक सभी लोग कर पा रहे हैं डी। अगर आप में से किसी को दिक्कत आ रही है डी में तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ डी आप लोगों के लिए। बट इफ इट इज क्लियर देन इट इज ओके, तो फिर हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लियर है तो बोलो भाई। हाँ जी भाई, इफ इट इज क्लियर नो नीड टू वेस्ट टाइम, आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। ठीक है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम टू एनीबडी, सभी को क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, डी इज द करेक्ट आंसर। यूज अरेनियस इक्वेशन, सिंपल सी बात है, यूज अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए और अपने आंसर तक पहुंच जाइए। ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको ईए के जो कंसेप्ट्स बताए और साथ ही साथ जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया अबाउट द दिस पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, फिर हमने एक क्वेश्चन किया ये बढ़िया सा, फिर हम लोग मूव करके अपने अरेनियस इक्वेशन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन सुपर इजी क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कंफर्टेबल है। कहता इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 1 and 2 के लिए हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। कहता पहले वाले के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, दूसरे वाले के लिए K2। कहता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, अब इस पूरी रिएक्शन के लिए हमें बताना है। बड़ा ये आसान क्वेश्चन है। देखो अगर आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर आप यहां पर इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, देख रहे हो कि भाई इनको हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, दोनों रिएक्शंस ऐड हो चुकी हैं। देखो ना, CH4 H2O और CH4 ये सब कुछ ऐड हो चुका है। अब जैसे मैं इनको ऐड कर लूंगा तो नेचुरल सी बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर सी आ जाएगा बच्चों। बड़ा इजी था ये भी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी भाई, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ओके, सो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। कल भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का। कहता है फॉर द रिएक्शन, ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है, डीबी बाई डी टी बताना है अपने को, ये डीबी बाई डी टी बताना है, ये चीज आपको बतानी है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाइए फटाफट से, फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना इसमें, स्टेडी स्टेट हाइपोथेसिस। ठीक है, करो, ट्राई करो और इसका आंसर मुझे दो फटाफट से, हरी हरी अप। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जल्दी से कीजिए फटाफट से, हरी अप। हमसे बोलता है, कहता फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज इन इक्विलिब्रियम विद 2B, और बी जो है वो आगे फर्दर सी दे रहा है। मुझे नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन कोई मिलेगा तुमको, करके दिखाओ मेरे को जल्दी से जल्दी।
यस एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे हमें अंकिता ने आंसर दिया है कि सर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। अंकिता शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। देखो बेटा जी, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना है आपने, dB by dt निकाल के देना है मेरे को, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि भैया b जो है, जो अपना इंटरमीडिएट है, b का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा दैट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, बस यही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, सॉल्व किया, तो आपको डायरेक्टली आपका ये आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपको बी को एक्सप्रेस करना है इन द टर्म्स, अदर टर्म्स, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये पहले वाला रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में है और दूसरे वाला जो है वो सी में जा रहा है, ठीक है। चलिए, किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बट इफ इट इज क्लियर देन बढ़िया। इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो बच्चों, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, बी आ जाएगा इसका आंसर, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखो भाई, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहते हैं हमसे, ये भी देखो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जून 2014 में। क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन। ये सारी के सारी फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस है। द रेट कांस्टेंट फॉर ईच स्टेप इज गिवन अबव द एरो मार्क। हर एक के लिए ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। कहता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड टू। इनमें से हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन किस पे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है। देखो बेटा जी, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही क्या होता है? वो कहता है कि जब हमारी जो जो रिएक्टेंट बनता है ना, उसका जो बनने की जो अमाउंट, बनने का जो टाइम होता है, मतलब जितनी देर के लिए वो प्रेजेंट होता है वो बहुत ही कम होती है देर, बहुत ही कम समय के लिए वो प्रेजेंट होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो सेकेंड रिएक्शन है, यानी कि जो उसका डिकम्पोजिशन है, दैट हैज टू बी रियली फास्ट, है ना। यानी कि सेकंड वाले का जो डिकम्पोजिशन होना चाहिए वो बहुत ही तेज होना चाहिए, तभी हमारा काम चल पाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो देखो, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इजी। अब देखो यहां से पहले पहले क्या है मेरे पास, 10 की पावर 5, 10 की पावर 8। ऑब्वियसली बात है सेकंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ गया, यानी क्यू जो है जितनी आराम से वो बन रहा है उतनी तेजी से वो घट रहा है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अरे ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी देखो, और इसमें जो गैप है वो अच्छा खासा है। यानी कि इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ क्यू जो है वो स्लो रही है, बट डिकम्पोजिशन ऑफ क्यू जो है, या कंजम्पशन वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, कंजम्पशन ऑफ क्यू जो है दैट इज फास्ट, यानी कि क्यू जो है वो बड़े कम समय के लिए बना रहेगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अब देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। हाँ जी भाई, समझ में आया कि नहीं आया? सो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, कि जहां पर हमने ये देखना है कि जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो स्लो और जो कंजम्पशन होना चाहिए वो फास्ट। किसके रिस्पेक्ट में? इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है भाई। सो ये एक टाइप के क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सावन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी भी तुम लोग सो ही रहे हो, जल्दी से जग जाओ और आ जाओ क्लास के लिए रेडी होके, ठीक है। हाँ जी भाई, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई? आई थिंक दिस कंसेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू कि हमने क्या किया यहाँ तक अभी तक, ठीक है। बोलो भाई यस और नो। यस है, चलो। सो इस टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद कुछ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ऑलराइट, ओके, दिस वन। ठीक है बच्चों, लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आओ देखते हैं कि क्या कहता है। इसको करते हैं एक बार हम लोग ट्राई। देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोलता है, कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द H2O2 रिएक्शन एक्सप्लोजन अकर्स एट द रेट ऑफ चेन ब्रांचिंग एक्सीड्स दैट अ चेन टर्मिनेशन। ओके, यह है बच्चों चेन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर यूज हो रहा, ठीक है।
सो उसी उसी रिस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आओ समझा देते हैं आपको इस थ्योरी को फटाफट से। तब तक के लिए आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ये लो ट्राई करो, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं होता। डू इट प्लीज। ओके, लेट मी चेक कि आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। लेट अस सी टू इट। देखते हैं भाई। ए, ए आ रहा है। अब देख लेते हैं कि ए आएगा क्या आएगा। चलो इसको सॉल्व करना सिखाता हूं मैं आप लोगों को। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो यूज होगा। देखो भाई कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व। आओ देखो बच्चों, देखो अब यहां पे आपने एक बात का ध्यान में रखना है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे तो फॉर nth ऑर्डर, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, फॉर nth ऑर्डर। अगर मैं nth ऑर्डर के लिए बात करता हूं तो सिंपल सी बात है कि जो टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ए नॉट की पावर क्या हो जाता है, 1/n। ये हमारा टी हाफ के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। बस इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आज। बेटा जी आपको n जो है वो 2.5 दे रखा है। आओ पीछे आओ, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो ध्यान से। n की वैल्यू क्या दे रखी है, कहता इज 2.5। ठीक है, अब एक एक करके इन सारी के सारी चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या करेक्ट आंसर आने वाला है। इट इज इजी क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट 1 हमसे बोलता है, कहता है इन द H2O2 रिएक्शन एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन द रेट ऑफ चेन ब्रांचिंग एक्सीड्स दैट ऑफ द चेन टर्मिनेशन। बिल्कुल सही बात है, यानी कि फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है ये बात। सेकंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2.5 फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमारा जो ऑर्डर होता है वो 2.5 होता है। चेक कर लेते हैं। यूनिमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शंस आर सेकंड ऑर्डर एट लो टेम्परेचर बट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर एट हाई प्रेशर। अब इसमें से बताना है कि हमें इनमें से कौन सा करेक्ट है और क्या कहानी है। ठीक है, आओ देखो ध्यान से देखना कि कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने जिन्होंने ए दिया है, गुड जॉब गाइस। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं टी हाफ निकालना चाहता हूं तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस 2.5। तो क्या मिलेगा यहां से, आई विल गेट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर माइनस 3/2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी भाई, है ना। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाता है, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है? सो अब यहां पे मैं अगली चीज आपको बता रहा हूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात कर देते हैं यूनिमोलिकुलर के लिए। तो ये तो एक पार्ट हो गया हमारा। अब मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करूं, सो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज R इज इक्वल्स टू K1 K3 A स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 A प्लस K3। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब मान के चलो कि एट लो प्रेशर बात करता हूं मैं, सो व्हाट डू आई गेट एट लो प्रेशर? लो प्रेशर वाली बात क्या बन जाएगी हमारे पास? क्या लो प्रेशर पे मैं ये लिख सकता हूं कि जो K2A हो जाएगा दैट इज लेस देन 1/3। कम हो जाएगा ना वो बहुत ज्यादा। सो बेसिकली यहां पे हमारे पास क्या, बेसिकली दिस इज K2A इज लेस देन K3। सो व्हाट डू आई गेट, यहां से मेरा जो मॉडिफिकेशन मुझे मिलेगा यानी कि रेट विल बिकम इक्वल्स टू, रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K1 K3 इंटू A का स्क्वायर। यहां तक घुसा दिमाग में कि नहीं घुसा, है ना? आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाई प्रेशर, अगर मैं अब यहां पे हाई प्रेशर की बात कर लेता हूं, सो एट सॉरी अब हाई प्रेशर की बात किया जाए तो एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो K2A हो जाएगा, K2A इज ग्रेटर देन K3।
So R will become equals to, R is K1 K2 A by में K2, सॉरी यहाँ पे K3 आ जाएगा ना। इज दिस क्लियर और नॉट? बोलो भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सो इसी से हमें समझ में आ गया कि हमारी स्टेटमेंट हमें क्या कहती थी। देखो ध्यान से, स्टेटमेंट वाज कि आर सेकेंड ऑर्डर एट लो प्रेशर एंड फर्स्ट ऑर्डर एट हाई प्रेशर। आ गया ना? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो सेकेंड ऑर्डर आ गया लो प्रेशर पे, फर्स्ट ऑर्डर आ गया हाई प्रेशर पे। सो आई थिंक ये बात भी आपके दिमाग में घुस गई होगी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, दैट इज अंकिता एंड शिवानी। गुड जॉब, गुड जॉब, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। अब देखो यहां पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इससे हालांकि ये क्वेश्चन हमारे ट्रांसलेशनल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मॉलिक्यूल। बेसिकली बेटा जी ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से। यहां पर ये क्वेश्चंस आ गए हैं, दे शुड नॉट बी हियर। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। आई थिंक आपको अभी ये वाले बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, दिस बिलोंग्स टू द स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये हम तभी करेंगे जब हम उस टॉपिक को बिगिन करेंगे। सो आई थिंक दिस इज प्रेटी मच अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, है ना। वैसे तो देखो केमिकल काइनेटिक्स को आई डोंट थिंक कि 2 दिन के क्रैश कोर्स में करना एविडेंटली पॉसिबल है, क्योंकि हो ही नहीं, मतलब इतना सारा कुछ है, इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं, 2 दिन में हम लोग उसको कैसे सारे को बांट के पढ़ ले, है ना। बट येस we have tried to do we tried to do maximum amount of questions जो कि हम कर सकते थे। जितने भी टॉपिक्स जो कि एकदम कोर से लेकर के एडवांस तक थे वो मैंने सारे के सारे आपको पढ़ाए। हाँ, फोटोकेमिस्ट्री रह गया है। फोटोकेमिस्ट्री में सोच रहा हूँ कि मैं अलग से एक दिन उसकी क्लासेस ले लूँ अबाउट द फोटोकेमिस्ट्री, बिकॉज दैट इज अनदर टॉपिक। ओके, सो काइनेटिक्स का जो कोर है वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सब उसका एप्लीकेशंस टॉपिक है। जो कोर काइनेटिक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो I would like to take a special class for photochemistry। उसके अंदर हम लोग फोटोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस। हाँ आई नो वो आप काइनेटिक्स में ही पढ़ते हो, बट वो सारा का सारा एप्लीकेशन पार्ट है जिसको हम एक दिन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है सो प्लीज पूछिए, नहीं तो आज के क्वेश्चंस हमारे लिए यहीं तक बहुत है। ठीक है, अंकिता कह रही है थैंक यू, मोस्ट वेलकम बच्चों, मोस्ट वेलकम। आई होप आप लोगों ने हर बार की तरह आज की क्लास को भी इंजॉय किया होगा, बिकॉज देखो इसी तरीके से हम आपके लिए वेरी वेरी रिफ्रेशिंग क्लासेस रोज रोज लेके आते रहेंगे। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक क्लियर है, एंड आई विल मेक श्योर कि काइनेटिक्स का जब भी, क्योंकि अगली बार जब हम इस तरीके से क्रैश कोर्स करें तो इट शुड हैव 3 लेक्चर्स एटलीस्ट, क्योंकि फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट रह जाता है। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री रह गया, सो आप उसको बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स 3 कह लो या फोटोकेमिस्ट्री 1 कह लो, एक ही बात है ना। एक दिन में एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा या आई विल पुट अ रिकॉर्डेड लेक्चर जहां पे हम लोग पूरा फोटोकेमिस्ट्री डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि आपको सारी कहानी समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग सच अ, यू टू हैव अ नाइस डे, ऑल ऑफ यू ऑल्सो मस्ट हैव अ नाइस डे, है ना। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे हम खत्म करते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। वी हैव डन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। फोटोकेमिस्ट्री रह गया है, मैं खुद बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जो फोटोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है जो रहता है, वी विल टेक अनदर क्लास फॉर दैट सेशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड बाय, कल मिलते हैं हम लोग। ओके, बाय बाय।